DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि हमें लग रहा है कि भारत समंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके भारत झूठ बोलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कुछ ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि भारत इस बार समंदर के रास्ते से भी कोई कार्रवाई कर सकता है। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए DGISPR ने कहा कि हमें भारत की कारकर्दगी से मुतालिक पता है, हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। चीन में तैयार की जाने वाली पहली हिंगोर क्लास आबदोज 2026 में पाकिस्तान के बहरिया के बेड़े में शामिल हो जाएगी और $5 अरब मालियत के माहदे का हिस्सा 8 आबदोजें 2028 तक मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। 4 आबदोजें चीन में और बाकी पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी, जिससे मकामी तकनीकी सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा। पाकिस्तान के नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि यह आबदोजें बहरा अरब और बहरा हिंद में पाकिस्तान की निगरानी और दिफाई ताकत का मजबूत सबब बनेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान समेत दीगर मुल्क किसी को बताए बगैर एटमी तजुर्बात कर रहे हैं। CBS न्यूज़ को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, शिमाली कोरिया, रूस और चीन एटमी तजुर्बात कर रहे हैं, मगर वो किसी को बताते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा एटमी हथियार हैं। हम एटमी हथियार कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहते और मैंने एटमी हथियारों में कमी के लिए रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग से बात भी की थी। चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ट्रंप के बयान की तरदीद करते हुए कहा है कि एक जिम्मेदार एटमी मुल्क की हैसियत से चीन की एटमी हिकमत अमली सिर्फ दिफाई रही है। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिका के पास इतने एटमी हथियार हैं कि हम पूरी दुनिया को 150 मरतबा तबाह कर सकते हैं। हमें टेस्ट इसलिए करने हैं ताकि उनकी कारकर्दगी जांच सकें। हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने अमेरिकी महकमा जंग से कहा था कि वो एटमी हथियारों के तजुर्बात फौरी तौर पर शुरू कर दे। अमेरिका ने आखिरी मरतबा एटमी तजुर्बा 1992 में किया था। सहाफ़ी ने कहा कि रूस ने 1990 और चीन ने 1996 के बाद से कोई एटमी तजुर्बा नहीं किया। इस पर ट्रंप ने कहा कि दोनों मुल्क एटमी तजुर्बात कर रहे हैं मगर बताते नहीं। उनके यहाँ रिपोर्टर भी नहीं हैं जो इस बारे में बताएं। ये मुल्क ज़मीन में बहुत गहराई में एटमी तजुर्बात करते हैं, जिससे बस ज़रा सी लर्जिश महसूस होती है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ही अपने पिछले दौर में एटमी हथियारों को बेहतर किया था, मगर ऐसा करने का उनका जी नहीं चाह रहा था। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में दहशतगर्द ज़ियाउद्दीन और इब्राहिम इदरीस मारा गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द ज़ियाउद्दीन PTI रहनुमा रेहान ज़ेब, ANP के मौलाना खान ज़ेब, डिप्टी कमिश्नर नावगई, JUI के अरकान और मुतादिद पुलिस एहलकारों के कत्ल में भी मुलविस था। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद दहशतगर्द ज़ियाउद्दीन को रिहा किया गया था। दहशतगर्द ज़ियाउद्दीन 2023 में अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। सदर आसिफ अली जरदारी कतर के दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहां वो 6 नवंबर तक क़याम करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सदर दोहा में कतर की मेज़बानी में आलमी समाजी तरक्की सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमा पायदार तरक्की के साल 2030 एजेंडे पर पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी आज सरबराही इजलास से भी खिताब करेंगे। सदर गुरबत के खात्मे, सेहत, तालीम और पायदार तरक्की में पाकिस्तान की कामयाबियाँ उजागर करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क हम मनसब से इस्तंबुल में मुलाकात। गज़ा पर वज़ारती इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात के मुस्बत तसलसल पर इत्मीनान का इजहार किया गया। सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का अदा किया गया। फ़लस्तीन के मसले पर पाकिस्तान और तुर्की ने मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत करने की दरख्वास्त की है। हुकूमती दरख्वास्त पर गौर के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जुमेरात 6 नवंबर को तलब कर लिया गया है।
एक बयान में बिलावल भुट्टो ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त उस वक्त की जब वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर जरदारी और उनसे मिलने आया था। बिलावल भुट्टो ने बताया कि मुजवज़ा 27वीं आइनी तरमीम में आइनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के नुकात भी मुजवज़ा 27वीं तरमीम का हिस्सा हैं। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर जारी तातुल ख़त्म करना भी 27वीं तरमीम में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुजवज़ा 27वीं आइनी तरमीम पर 2-4 महीने से बात हो रही है। हुकूमत इत्तेहादियों से मशवरे के बाद मुसवदा सबके सामने लाएगी। आइनी अदालत के क़याम पर पीपल्स पार्टी का इत्तफाक है। दीगर जमातों का भी इत्तफाक हो गया तो आइनी अदालत बन जाएगी। जजेस का तबादले का इख्तियार हुकूमत के बजाय जुडिशल कमीशन को दिया जा सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने NFC के हवाले से कहा कि दिफा और कर्ज़ों की अदायगी के बाद वफाक के पास कुछ नहीं बचता, जबकि सूबों के पास ज़रूरत से ज़्यादा है। बल्दियाती इदारों को भी सूबों की तरह इख्तियारात और वसाइल मिलने चाहिए। सब कुछ बहुत खामोशी से करना चाह रहे थे आप। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अचानक ट्वीट करके पूरा प्लान अवाम के सामने रख दिया। गुफ्तगू का ही तो आगाज़ है। ये गुफ्तगू जो है वो पिछले 2-4 महीनों से हो रही है। गवर्नमेंट पहले जो है वो उस डॉक्यूमेंट को अपने जो है वो कोलिशन पार्टनर्स के साथ जो है वो मशवरा करने के बाद सबके सामने लाएगी और इसके ऊपर पूरी डिबेट होगी, इसके ऊपर डिस्कशन होगी। अचानक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अब क्यों बनानी है? सभी की ये राय है और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है अगर हो तो वो ये मामला जो है ज़्यादा जो है वो बेहतर अंदाज से और ज़्यादा पायदारी के साथ जो है वो चल सकता है। पीपल्स पार्टी तो खैर इसके ऊपर इत्तफाक है ही है। बाकी जमातों का भी अगर इत्तफाक राय हो जाएगा तो हो जाएगी। अब जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के लिए भी आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं, क्या जो कंसेंट है उसका लफ्ज़ भी निकालना चाहते हैं? एक जगह पे एक जज साहब बने और उसके बाद वो 20-25 साल वहीं पे जो है वो रहे, अगर इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर ये पोस्टिंग ट्रांसफर ख़त्म हो जानी चाहिए। ये इख्तियार जो है वो हुकूमत को ना दे, जुडिशल कमीशन करें, जजेस करें। प्रोविंशियल शेयर इन NFC, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है, ये क्या प्रोटेक्शन आप ख़त्म करेंगे? फेडरेशन के पास कर्ज़ों की अदायगी और डिफेंस के अखराजात पूरे करने के बाद जो है ना वो अपनी जो मामूल की अखराजात हैं वो भी पूरे करने के लिए पैसे नहीं हैं। सूबों को सोर्सेज जनरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनके पास पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा है। अगर उनको 10 चाहिए तो उनके पास 20 हैं। मरकज़ से सूबों को तो इख्तियार मिले, मगर सूबे के वज़ीर आला ने अपने पास सारे इख्तियारात रख लिए सूबाई हुकूमत ने, और बजाय इसके कि वो नीचे की सतह पर, ज़िले की सतह पर दिए जाते। आप 27वीं आइनी तरमीम में इस बात को एड्रेस करेंगे? ये होना चाहिए। बल्दियाती इदारे हैं, उनको आप टेन्योर की गारंटी तो दें। वही फार्मूला जो है, जो फार्मूला मरकज़ से सूबा और सूबे से नीचे जो है वो कौंसल तक जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से डेडलॉक खत्म करने पर भी बात होगी। डेडलॉक तो अपोजिशन के साथ है, कि अपोजिशन का किरदार ही खत्म कर देंगे नई तैनाती में? वज़ीर-ए-आज़म या लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो इस बात का रवादार ना हो कि उसने अपोजिशन से बात भी करनी है, उनसे हाथ भी मिलाना है, तो फिर आप मुझे बताएं कि वहाँ पे ये तरीकाकार कैसे चलेगा? 27वीं तरमीम में अगर आप अपोजिशन के साथ कंसल्टेशन ही निकाल देंगे, कल को आप अपोजिशन में बैठेंगे तो हुकूमत लगा रही होगी अपना, फिर आप लोग पता नहीं क्या कर रहे होंगे। जो तरीकाकार इस वक्त मौजूद है उसमें डेडलॉक है, उसका कोई और तरीकाकार इख्तियार किया जा सकता है, जुडिशरी को बीच में इन्वॉल्व किया जा सकता है। PTI के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि 27वीं आइनी तरमीम का प्रपोजल मुस्तरद करते हैं। 27वीं तरमीम के खिलाफ अगर पीपल्स पार्टी खड़ी हो, हम उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी से अब भी उम्मीद है कि वो आइन को बचाने में किरदार अदा करे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि 27वीं तरमीम से अदलिया को मुकम्मल ख़त्म किया जा रहा है। छोटे सूबों को पहले से खदशात हैं कि उनको तयशुदा हिस्सा भी नहीं मिलता। अगर NFC अवार्ड को छेड़ा गया तो इससे मुल्क में अनारकी फैलेगी। 26वीं आइनी तरमीम के दौरान भी ये प्रपोज़ल थी और हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के भी ख़िलाफ़ थे, और हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक ही सुप्रीम कोर्ट है
मतलब दो दो वो नहीं हो सकती, क्योंकि फिर अब और अभी भी जो कुछ हो रहा है कि मतलब जितने भी अभी डिसीजन होता है तमाम कैसे जिन्हों उधर जाते हैं बेंच पे जाने जाते हैं, तो इस वक्त तो 26वीं आईनी तरमीम भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना इस वक्त उसका केस चल रहा है। तो हम तो 26वीं नई तरमीम से के बारे में हमारे सीरियस कंसर्न है, और ये जो नई अभी अमेंडमेंट 27वीं अमेंडमेंट ला रहे हैं, हम समझते हैं कि ये जुडिशरी का अगर इस किस्म का कोई होता है तो ये बाकायदा तौर पर जुडिशरी का मतलब एक किस्म के मज़ीद उसके ऊपर कंट्रोल हासिल करना और एग्जेक्टिव को मज़ीद जो है ना इन्फ्लुएंस बढ़ाना जुडिशरी के ऊपर होगा। हम किसी सूरत में जो है ना इस किस्म की चीज़ को नहीं मानेंगे, इसके ख़िलाफ़ हम भरपूर तरीके से अपना आवाज़ उठाएंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सेनेटर फैसल वाडा ने दावा किया है कि 27वीं आईनी तरमीम बहुत आसानी से पास हो जाएगी। पाकिस्तान की कामयाबी और बका के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो 27वीं के बाद 28वीं तरमीम भी आएगी। सेनेटर फैसल वाडा ने खबरदार किया कि अगर तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तो TLP की तरह तहरीक इंसाफ पर भी पाबंदी लगेगी। इस पर तहरीक इंसाफ की सेनेटर बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ खिलाफ आइन एहतजाज करे तो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन अगर आप हमें एहतजाज से रोकेंगे और हमें धमकियां देंगे तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है। 27वीं अमेंडमेंट बहुत स्मूथली पास होने जा रही है, बहुत स्मूथली पास होने जा रही है। जैसे दुनिया बढ़ रही है वैसे वैसे चीज़ें आगे चेंज होती जा रही हैं। अभी 27वीं की ज़रूरत पड़ गई है पाकिस्तान की कामयाबी के लिए, उसकी बका के लिए, फिर 28वीं की ज़रूरत पड़ जाएगी, वो 28वीं भी आ जाएगी। अब चीज़ें रियासत के अंदर बड़ी क्लैरिटी के साथ हैं। अब अगर आप चढ़ाई का सोचेंगे, प्लान करेंगे और आप नथिंग टू लूज़ करके आएंगे तो बहुत ज़बरदस्त फेंटा भी होगा और बैन भी होगी TLP की तरह। ये कह रहे हैं कि अगर TLP के अंदाज में अगर इस्लामाबाद पे चढ़ाई होगी तो फिर TLP ही की तरह PTI पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी फेंटे के बाद। अच्छा, कह रहे हैं पहले फेंटा फिर पाबंदी। देखिए, हमारा हक है कि हम पब्लिक को मोबिलाइज करें, ये हक हमसे छीना जा रहा है। जहां हम कोई भी मेरा ख्याल है आइन की खिलाफ वर्जी करता है वो दुरुस्त बात नहीं करता। अगर हम एहतजाज आइन के ख़िलाफ़ करेंगे, हमारा हक नहीं है हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, लेकिन अगर हम आप हमें एहतजाज करने से रोकेंगे और पहले धमकी देंगे, मेरा ख्याल है ये भी आइन की खिलाफ वर्जी है। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए जो मुझे नहीं नज़र आ रही। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज की वजह से कौमी एयरलाइन की परवाज़ें मुतासर हुई हैं। ज़राए के मुताबिक पीर की रात 8 बजे के बाद से कौमी एयरलाइन की बैनुल-अक़वामी परवाज़ें रवाना नहीं हो सकी हैं। मुतादिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हैं, जिससे मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मुतासरा मुसाफिरों में एक बड़ी तादाद उम्रा ज़ायरीन की भी है। कौमी एयरलाइन के CEO ने एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत भी की है। तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, बताइएगा ये क्या मामला है, क्या तफसीलात हैं इसकी? जी, PIA के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स मजमूई तौर पर तकरीबन 1 साल से एहतजाज कर रहे हैं और गुज़िश्ता 2.5 माह से तो वो बाजुओं पे काली पट्टी बांधकर फ्लाइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। उनका बुनियादी मुतालबात 2 हैं। एक तो ये कि उनकी तनख्वाहें तकरीबन 8 साल से उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ है, जबकि इंजीनियर्स का कहना है कि पायलट्स और दीगर मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा इनका बड़ा मुतालबा है वो ये कि इनके ऊपर तैयारों की सेफ्टी पर कंप्रोमाइज करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इंजीनियर का कहना है कि तैयारों के फाजिल पुर्जाजात की इंतहाई कमी है और एयरलाइन का जो तैयारों का जो फजाई बेड़ा है वो 30 तैयारों से कम होकर 12 तैयारों पर आ गया है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि फाजिल पुर्जाजात नहीं है। अब इनका ये इल्ज़ाम है कि एयरलाइन इंतजामिया दबाव डालती है एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के ऊपर कि वो सेफ्टी पे कंप्रोमाइज करें और वो पुर्जाजात जो इंतहाई ज़रूरी हैं तब्दीली के लिए उनको जो है वो तब्दील किए बगैर और उनके ऊपर सिविल एविएशन अथॉरिटी से वेवर लेकर इन फ्लाइटों को जो है वो उड़ाया जा रहा है। तो इस वक्त उन्होंने जो है वो इस तमाम फ्लाइटों की जो क्लियरेंस है उसके सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होती है एयरक्राफ्ट इंजीनियर के पास। तो एयरक्राफ्ट इंजीनियर जो है वो अपनी अथॉरिटी से दस्तबरदार हो गए हैं और तैयारों को परवाज की इजाजत नहीं दे रहे हैं। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज की वजह से इस वक्त लाहौर, मदीना, कराची और इस्लामाबाद से जद्दा की फ्लाइट और कराची से जद्दा की फ्लाइट, लाहौर से अबू धाबी की फ्लाइट, इस्लामाबाद से दुबई की फ्लाइट और इस्लामाबाद से दमाम की फ्लाइट जो है ये रुकी हुई हैं। और इसी तरह इन फ्लाइटों ने जो
वापस आना है तो इनकी वापसी भी ताखिर का शिकार हो रही है। दूसरी तरफ जो है वो PIA इंतजामिया का ये कहना है कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की जो तंजीम है वो गैर कानूनी है और उनका एहतजाज जो है वो दुरुस्त नहीं है। और ये भी कहा है एयरलाइन इंतजामिया ने कि वो दीगर जो निजी एयरलाइंस हैं उनके इंजीनियर्स को लेकर जो है वो फ्लाइटों को क्लियर करेगी और जल्द ये फ्लाइटें जो है वो रवाना हो जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। इलेक्शन कमीशन ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की हुकूमत बलूचिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक ही मुनाकिद होंगे। बल्दियाती इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 28 दिसंबर को होगी। और अभी खबर है कराची से, जहां रामस्वामी के इलाके में डंपर की टक्कर से राहगीर जाँ बहक हो गया है। वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी है। तफसीलात जानेंगे जे न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। कमर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से पुलिस का कहना है कि राहगीर दुकान से निकला था कि तेज रफ्तार डंपर ने उसे जो है वो टक्कर मारी, जिसके नतीजे में शदीद जख्मी हो गया और उसे अस्पताल मुंतकिल किया तो राहगीर जाँ बहक हो गया है। पूरी तौर पर उसकी शनाख्त नहीं हो सकी। वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने जो है वो डंपर में तोड़फोड़ की। इस दौरान डंपर का ड्राइवर जो है मौके से फरार हो गया। मुश्तइल नामालूम अफराद ने जो है वो डंपर को आग लगा दी है। इस वक्त जो है वो पुलिस मौके पर पहुंच गई और फायर टेंडर को भी तलब कर लिया गया है। मरने वाले शख्स की जो है वो शनाख्त नहीं हो सकी और पुलिस का कहना है कि फरार होने वाले डंपर ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए जो है वो इलाका पुलिस कोशिश कर रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि ये रिहायशी इलाका है, लेकिन यहाँ पर हैवी ट्रैफिक जो है अमूमन तेज रफ्तारी से गुजरती है, जिसके बायस से कबल भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया आपके तफसीलात के लिए कमर। वज़ीर आला मरियम नवाज से बैनुल-अक़वामी टेक्नोलॉजी कंपनी के आला सतही वफ़द ने मुलाकात की। कंपनी ने पंजाब में लैपटॉप की तैयारी की पेशकश की है। लैपटॉप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टूल किट और AI जेमिनाई इंस्टॉल करने का भी बताया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना हमारा आज़म है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बुनियादी तालीम का हिस्सा बनाने पर काम कर रहे हैं। गूगल फॉर एजुकेशन के वफ़द ने तालीम और ख़ास तौर पर बच्चियों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जदीद तालीम देने के लिए वज़ीर आला पंजाब के विजन को मुतासिरकुन करार दिया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से पाकिस्तान में कनाडा के हाई कमिश्नर तारिक अली खान ने मुलाकात की। कनाडा के सफ़ीर ने कहा कि कैनेडियन कंपनी बैरक गोल्ड कामयाबी से रेकॉर्ड मंसूबे पर काम कर रही है। वफाकी वज़ीर ने रेकॉर्ड मंसूबा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम करार दिया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम से मुलाकात में कनाडा के हाई कमिश्नर ने कहा कि अहम धातुओं, तवानाई, काबिल तजदीद एनर्जी और ज़राअत में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के मौक़े मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि रेकॉर्ड मंसूबे से मुतसिल इलाकों में मुतादिद दीगर मंसूबों के लिए बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। कनाडा के साथ मजबूत शराकतदारी को फ़रोग़ देने के लिए मुकम्मल सपोर्ट फराहम की जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें बस एक चीज़ की परवाह है और वो ये कि अमेरिका क्रिप्टो करेंसी में भी चैंपियन बने। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि क्रिप्टो आज दुनिया की एक बड़ी सनत बन रही है और अमेरिका इस वक्त इस शोबे में चीन समेत तमाम मुल्कों से बहुत आगे है। ट्रंप का कहना था कि चीन अब तेज़ी से क्रिप्टो के मैदान में दाखिल हो रहा है, लेकिन वो नहीं चाहते कि चीन इस शोबे में अमेरिका को पीछे छोड़ दे। ट्रंप ने सदर जो बाइडन पर तनकीद करते हुए कहा कि बाइडन ने इब्तिदा में क्रिप्टो की मुखालफत की, लेकिन जब देखा कि क्रिप्टो वोटर्स ट्रंप के साथ हैं तो वो उन्होंने सिर्फ वोट लेने के लिए मौक़िफ़ बदला। ट्रंप ने कहा कि जिस तरह अमेरिका मसनूई जहानत में नंबर 1 है, उसी तरह वो क्रिप्टो में भी अपनी बरतरी बरकरार रखना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि वफाकी हुकूमत अवामी सहूलत के लिए ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के दूसरे फ़ेज़ की तकमील चाहती है। कराची में ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के दूसरे फ़ेज़ के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी वज़ीर आला सिंध से बात हो गई है, जल्द ही ग्रीन लाइन के दूसरे फ़ेज़ का आगाज़ हो जाएगा। सिंध के साथ कोई मखसूस एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो काम कर रही है, चूँकि पाक PWD ख़त्म कर दी गई है
अब उसकी सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे मुल्क के अंदर चारों सूबों के अंदर ऐसे मंसूबे जिन्हें वफाकी हुकूमत फ़ंड करती है वो उसको कंप्लीट करती है या और उन पर अमल दरामद करती है। तो कोई हमारे दरमियान ऐसा मसला नहीं है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उन्हें, जैसे अब ये KMC का मसला है, ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन का इशू था। आज मेरी वज़ीर आला साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने अपने कहा है कि अफसरान को मुतय्यन करेंगे और PIDCL ने उसके अंदर जो पानी की ड्रेनेज के फुटपाथ के तफासील रखी हैं वो उनके साथ शेयर करेंगे। अमरीकी कंपनी ओपन AI के तख्लीक़कारों ने फैसला किया है कि ChatGPT तिब्बी या कानूनी मशवरे नहीं देगा बल्कि सिर्फ उमूमी मालूमात फराहम करेगा। इतलात के मुताबिक ChatGPT की मदद से मरीज़ों और मुकदमात के तज्ज़िये पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इक़दाम इंसानी सेहत की हसासियत और कानूनी ज़िम्मेदारियों के पेश नज़र उठाया गया है। अब ChatGPT न एक्सरे या मेडिकल इमेजेस दिखा सकेगा, न ही केस लॉ या फिर मुआहदों पर राय दे सकेगा। माहिरीन के मुताबिक ये कदम इस बात की अलामत है कि AI अब बलूगत की जानिब जा रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से अपना अपना रंग, मौसीकी और सकाफत लेकर कराची आने वाले फनकारों की वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आमद जारी है। कराची आर्ट्स काउंसिल के तहत होने वाले इस मेले में आए ये फनकार पाकिस्तान आकर कैसा महसूस कर रहे हैं, मजीद बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा राबिया खान। जैसा कि हमने बताया है, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में हर एक दिन नए सेशंस, नए फनकार, नए आर्टिस्ट अपनी नई एंटरटेनमेंट के साथ आपको एंटरटेन करेंगे, डिफरेंट ममालिक को रिप्रेजेंट करेंगे और उनके इवेंट्स अपकमिंग डेज में होने वाले हैं। What's a good name? Yusuf. And where are you from? I'm from Palestine. Oh, Palestine. So we have Palestine here. Yes. What do you want to talk about Palestine in this situation? The situation, you know, what is going in the world. Are you going to represent something related to the country? Not specifically. I can represent that Palestinians can also be artists. So it's not just the general notion that you see on the news sometimes. And we do go through a lot of tough times, but we also are the best at knowing how to celebrate, how to engage with other cultures. Where are you from? Turkey. Turkey. Yeah. And where are you going to perform? You're going to do the same conference, right? Yes. Do you want to speak about Turkey or something? Merhabalar. Your good name? Chingy. Chingy. And what you are also part of the conference, right? Yes. So how do you feel landing in Pakistan? Well, I'm still adjusting to the climate. Yeah. I really hope that you love the country. Oh, I love it already. Yeah. What's your good name? My name is Anwaricha Gikonyo from Nairobi, Kenya. So, and how do you feel to be here at the moment? Very excited. It's my first time in Pakistan, and I'm looking forward to seeing what this journey will hold. I'm Marcel Befa from Benin, West Africa. So I'm part of the dance of Conference of the Bird. So it's my first time here in this area, and yeah, I'm really happy to meet different artists from different type of art. Pakistan!